अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आगाज़ करना है जो हमारे पास डेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सही है। अच्छा, डेटा से रिलेटेड आपके पास जो चीज़ें हैं ना, वो प्राइमरीली दो चीज़ों का। अच्छा, डेटा के अंदर सब कुछ आ रहा है ना। डेटा के अंदर हमारे पास बिग डेटा भी आ रहा है, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा एनालिटिक्स भी आ रहा है, और इसी डेटा के ऊपर जो है वो साइबर अटैक भी हो सकता है। मतलब कंपनी के सिस्टम के ऊपर जो कि डेटा को कैप्चर कर रहे हैं वो भी हो सकता है, और इसी डेटा से रिलेटेड हमारे पास आईसीटी भी आ रहा है। ठीक है। अब ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास सिलेबस में इस बार ऐड किए गए। अच्छा, अगर दो चीज़ें देखें, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो 3 लेवल पे लिखी गई हैं। सही है। एक, इन टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। सिंपल सी बात है। सही है कि इस टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया कि जी बिग डेटा क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, डेटा क्या होता है, साइबर अटैक क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होता है, ये बताया गया। फिर उसी के बाद, इसी इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो आपको मैनेजमेंट की चीज़ें बताई हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। भाई, मैनेजमेंट को आईसीटी से रिलेटेड, साइबर अटैक से रिलेटेड, बिग डेटा से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है, मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए। भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी में साइबर अटैक होता है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना। तो जिस तरह पूरे हमारे ऑडिट के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के पार्ट को कवर किया गया है कि मैनेजमेंट को ये सब करना है। अच्छा, और फिर उसके बाद आखिरी चीज़ जो बताई गई है वो बताई गई है ऑडिटर से रिलेटेड कि भाई ऑडिटर बिग डेटा, एनालिटिक्स, आईसीटी इससे रिलेटेड और साइबर अटैक से रिलेटेड ऑडिटर क्या कर सकता है और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। सही है। अगर टोटल में देखो तो 14-15 पेजेस है इसके ऊपर। सही है। हार्डली जो है वो 5 से 10% जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर कवर किया गया है, 70 से 80% जो है वो मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, और अगेन 5 से 10% जो है वो ऑडिटर के बारे में बताया। अगर आप C5-6 का पर्चा देने जा रहे हैं तो आपके लिए जो है वो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। सही है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या, और ऑडिटर इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है, और ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको पता होने के लिए थोड़ा सा बस बैकग्राउंड, इस 70 to 80% का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अगर आपको पता हो कि जी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट वाले काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको, ताकि एक बैकग्राउंड नॉलेज हो कि यार कंपनी में चीज़ होती किस तरीके से, मैनेजमेंट क्या क्या कर रही होती है और किस फेज़ में। सही है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, पहला जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईसीटी करने जा रहे हैं। सही है। इन्फॉर्मेशन, पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही है। अच्छा, ये होता क्या है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। सही है। अगर किसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कम्युनिकेट हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कम्युनिकेट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड आईसीटी। सही है। अच्छा, इसी को, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड दी आईसीटी। अच्छा, इसका मतलब है कंप्यूटर वगैरह हो गए, सिस्टम्स वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है एक इन्फॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के तहत जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं लैपटॉप से एक बंदे को दूसरी फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ईमेल्स वगैरह के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू जो है वो चैट कर रहा हूँ। सही है। मैंने जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम लिया हुआ है जिसमें बहुत से बंदे एक साथ आपस में एक दूसरे को चीज़ें फ्लैग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास कहलाता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही है। इसी कुछ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। आपके पास MCB है, लेट से, तो MCB आपको पता होगा कि जी एक ब्रांच होती थी और वो दुनिया भर में ब्रांचेस खोलते थे, और कस्टमर ब्रांच में आता था पैसा डिपॉजिट करने के लिए, कस्टमर ब्रांच में आता था पैसे विड्रॉ करने के लिए। सही, कुछ भी काम करना होता था कस्टमर जो है वो ब्रांच के पास आ रहा होता था। ठीक है। कस्टमर को अकाउंट भी खुलवाना होता था, किसी बंदे को अकाउंट भी खुलवाना होता था, इस बैंक का कस्टमर बनना होता था, तब भी वो ब्रांच आ रहा होता था। ठीक है। और फिर ब्रांच से जो चीज़ें सारी कलेक्ट होती थी तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके TCS करके हेड ऑफिस भेजी जाती थी। हेड ऑफिस जो है उस इन्फॉर्मेशन को देखता था, फिर जाके ब्रांच को बताता था, फिर ब्रांच जाके, आप कभी देखें ब्रांच के पास कभी राइट नहीं होता आपको ATM कार्ड देने का, डेबिट कार्ड देने का, सारी चीज़ें हेड ऑफिस से होती थी। ब्रांच के पास कभी राइट नहीं होता कि जी वो कस्टमर का अकाउंट खोल के दे, वो हमेशा हेड ऑफिस के पास ही चीज़ें भेज रहा होता था। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि MCB ने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बना ली। सही है। तो इसका मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से मैं कर क्या रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन से मैं बैंक स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और जब मैं इन्फॉर्मेशन मुझे देखनी है तो इसका मतलब है मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ। किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू सर्वर, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू एनी नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट। किससे, MCB के
सर्वर पे जहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा आ रहा है, लेकिन उस मिलियंस ऑफ डेटा में मैं सिर्फ एक लिमिटेड डेटा अपना एक्सेस कर पा रहा हूँ, सही है। तो मैं इंटरनेट के थ्रू, और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज़ द टेक, और ये सारा का सारा काम जो है ये एक टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा है। ये सारा का सारा काम जो है ये एक टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा है। और अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें आपको अब दिख रही होंगी कि बहुत सी चीज़ें अब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत हो रही है। तो इसका मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया, सही है। तो इसका मतलब है यार ये काम जो है वो मैनेजमेंट भी कर रही होगी। हाँ जी, ये काम तो मैनेजमेंट, मतलब ये काम जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी मैनेजमेंट ही कर रही है। एसएसजीसी ने भी रिसेंटली बताया कि जी वो जो है वो स्मार्ट मीटर्स लॉन्च कर रहे हैं। यूरोप में ये कॉन्सेप्ट कोई 10, 15, 20, 25 साल से है, सही है। स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले क्या होता था, पहले एक बंदा जाता था आपके घर के बाहर मीटर रीडिंग करता था, वो मीटर रीडिंग नोट करता था, वो नोट करने के बाद जो है फिर हेड ऑफिस जाता था, हेड ऑफिस में वो डिवाइस देता था। उससे भी पहले क्या होता था, कागज़ के पर्चे पे लिखा होता था, फिर वो कागज़ का पर्चा सिस्टम में लिखते थे, फिर उसके बाद डिवाइस आ गई। डिवाइस आने के बाद उसने क्या करा कि डिवाइस में डायरेक्ट नोट करी, डिवाइस जाकर हेड ऑफिस को दिया, हेड ऑफिस ने सारा डिवाइस का डेटा सिस्टम में अपलोड करा, तो सिस्टम ने जो है आपको उसका इन्वॉइस वगैरह बना के दे दी। और एक अच्छे खासे बंदे 25-30 लाख कस्टमर्स की मीटर रीडिंग कर रहे होते थे 4 से 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, सही है। तो ये सारा का सारा काम कर रहे होते थे, कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा होता था। क्यों ना मीटर ही ऐसा बना दें, जिसका नाम है स्मार्ट मीटर, जो कि डेली बेसिस पे हर एक सेकंड पे आपको बता रहा हो कि जी इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, इतने यूनिट्स कंज्यूम नहीं हुए। अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें तो इससे तो अगेन ये क्या हुआ, ये भी आईसीटी है, सही है। कि एक इन्फॉर्मेशन है मीटर रेटिंग, सही है, वो कम्युनिकेट हो रही है एसएसजीसी के हेड ऑफिस को थ्रू आ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है। इसी तरीके से अगर आप यूरोप वगैरह में आएंगे तो एक मशहूर अकाउंट यहाँ पे कहलाता है रेवोल्यूट अकाउंट, सही है। तो रेवोल्यूट अकाउंट में क्या होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, इसने अभी जाके पेरिस में एक ब्रांच खोली है, इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। और ये करता क्या है कि जी आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपसे नाम मांगता है, आपका पासवर्ड मांगता है, और आपसे कहता है कि जी आप यूरोप के रेजिडेंट्स हैं कि नहीं है। तो आप यूरोप के रेजिडेंट्स हैं तो आप जो है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आईआरपी वगैरह, पीपीएसएन वगैरह उसको जमा कराएं। जैसे ही अपलोड करेंगे वो फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे उस डॉक्यूमेंट को हाथों हाथ वेरीफाई कर लेगा। पीछे कोई बंदा नहीं है, सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा फिर आपसे कहेगा कि जी आप अपनी तस्वीर, मतलब कैमरा मोड ऑन करें, आपकी तस्वीर, वो आपकी तस्वीर वगैरह लेगा, चीज़ें सारी करेगा, और आपका रेवोल्यूट अकाउंट 5 से 10 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बन जाएगा। वहाँ पे पैसे भी आ जाएंगे और पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सही है। कनेक्ट हो रहा होता है पीछे या तो वो आपके मोबाइल नंबर के साथ, और मोबाइल नंबर चूँकि यूरोप का होगा तो इसका मतलब है वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपके साथ कर सकता है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास हो रहा है ये भी एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब मसला इस पूरे सिनेरियो में क्या है बच्चों, मसला इस पूरे सिनेरियो में ये है कि ये जो बंदा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट से एमसीबी के सर्वर को नॉक कर रहा है, सही है। तो पहले जो एमसीबी के सर्वर में जो डेटा पड़ा हुआ है, पहले ये डेटा ब्रांचेस में पड़ा हुआ होता था, हेड ऑफिस में पड़ा होता था, तो बाहर ताले लगे हुए होते थे, सही है। पीछे रूम लॉक हुआ करता था, सिर्फ 2 बंदे जाके एक्सेस कर सकते हैं, 2 के अलावा और कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, इतनी रिस्ट्रिक्शन होती थी। अब चूंकि आईसीटी का दौर आ चुका है, तो आईसीटी के दौर की वजह से अब इस डेटा के ऊपर जो है कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपके सर्वर पे जाके डेटा को नॉक कर सकता है, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का आईसीटी के ऊपर एक रिस्क है। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, आईसीटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक कैसीनो था, और उस कैसीनो के कंट्रोल्स बड़े ज़बरदस्त हैं ना, आईटी कंट्रोल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उस कैसीनो का जो मालिक था उसको मछलियों का बड़ा शौक था, तो उसने एक वो जो एक्वेरियम टाइप होता है वो बनाया, सही है, और इसके अंदर जो है वो मछलियाँ रखी। अच्छा, ये जो मछलियाँ अंदर पड़ी हुई थी, ये जो एक्वेरियम ऐसा था, दिस इज़ कॉल्ड आईसीटी, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ उस ओनर के मोबाइल के साथ, और वो मोबाइल पे उसको हमेशा नोटिफिकेशन दे रहा होता था कि जी मछलियों ने क्या कहते हैं लास्ट टाइम खाना इतने बजे खाया था, इस टाइम जो है वो इतने बजे खा रही हैं, और इतना खाना उन्होंने सर्व कर दिया है, इतनी कैलोरीज हो गई हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता था, ठीक है। और उसको पता चल जाता है यार पानी लास्ट टाइम मैंने कब चेंज किया था, खाना मैंने लास्ट टाइम कब दिया था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। अगर कोई मछली मूवमेंट नहीं कर रही उसको पता चल जाता था। अब जाहिर सी बात है जब ये एक्वेरियम और ये चीज़ आपस में कनेक्ट करनी है तो इसका मतलब है इसको वाईफाई की ज़रूरत है। तो ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया। जब इसको वाईफाई से कनेक्ट करा गया या जब इसको इंटरनेट से कनेक्ट करा गया तो ये जो डिवाइस थी इसका पासवर्ड बहुत ही वीक रखा था। चूँकि इसका पासवर्ड वीक रखा तो हुआ क्या, एक हैकर आया, हैकर ने कैसीनो को हैक नहीं करा, हैकर ने क्या करा, हैकर ने इस आईसीटी डिवाइस को हैक किया, बिकॉज को पता था एक्वेरियम को हैक करना बड़ा आसान है। क्यों एक्वेरियम को हैक करना, बिकॉज नॉर्मली हम जो है घर पे भी अगर आप देखें
हमारे पास इस तरह की जो भी स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह होती है उसके पासवर्ड हम जो है इतने कोई हाई फाई नहीं रख रहे होते वन टू, इसने भी कुछ ऐसे ही पासवर्ड रख दिया, उसने बड़ा आराम से इसको हैक कर लिया। जैसे ही हैक कर लिया प्यारे बच्चों, और जैसे ही वाईफाई को हैक कर लिया, जैसे ही इस सिस्टम को हैक कर लिया, ये सिस्टम जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट था, ये वाईफाई इस कैसीनो के साथ कनेक्ट था, इसने पूरे कैसीनो के सिस्टम को हैक कर लिया था। सही है। तो इसका मतलब है कि चूँकि अब आप बहुत से लोगों को अपने सिस्टम का एक्सेस दे रहे हैं, अब जो है वो डेटा फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, डेटा डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत से लोग आपके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, बहुत से लोग सर्वर से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब, और वो सप्लायर भी हो सकता है, वो कस्टमर भी हो सकता है, वो रेगुलेटरी, इट कुड बी एनीथिंग। अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है कि जो डेटा है वो ब्रीच हो सकता है। सही है। तो व्हाट इज आईसीटी भाई? आईसीटी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गैदरिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सच एज स्मार्टफोन्स, हैंडल डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ड्रोन, वीडियोस, कैमरास, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वो सिस्टम जो कि इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करें, स्टोर करें, रिट्रीव करें, प्रोसेस करें, एनालाइज करें, सारी की सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को करती है। अब इसका मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी उससे हो क्या रहा है, उससे आईटी सिक्योरिटी का मसला हो रहा है। आईटी सिक्योरिटी का मसला क्यों हो रहा है? द डिमांड फॉर द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स इन आईटी सिक्योरिटी इज इवॉल्विंग इनटू अ नीड फॉर अ कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रोटेक्शन। एज अ रिजल्ट आईटी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आर इन बिग डिमांड। देयर आर 3 मेन एरियाज ऑफ आईसीटी सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आपका अगर एमसीबी में अकाउंट नहीं है तो आप एमसीबी के सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? एक लॉगिन आईडी होगा, एक पासवर्ड होगा, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, 2 वे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जीमेल एड्रेस होगी, किसी और जगह से आप एक्सेस करेंगे। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर यूके चले जाएं कभी, या आयरलैंड चले जाएं, या फिर पेरिस चले जाएं, और वहाँ से कभी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो फ़ौरन से आपको कहेगा कि जी आप जो है ये हमने डिटेक्ट करा है। सही गूगल एक्टिविटी वगैरह भी देखें तो वो आपको फ़ौरन से बता देता है कि जी हमने फला एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर करी। क्यों? बिकॉज वो ये असेस कर रहा होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जिन लोगों के पास, तो जब भी सर्वर में एक्सेस किया जाएगा तो सर्वर में एक्सेस हर किसी के पास नहीं होगा, पहले सर्वर जो है आइडेंटिफाई करेगा कि जी क्या ये वाकई में कस्टमर है और क्या इसके पास ये एक्सेस राइट है भी या नहीं, ये जो चीज़ देखेगा। सिक्योर कंटेंट एंड थ्रेट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जी कल को फॉर एग्जांपल चूँकि आपने अपने लैपटॉप को, आपने अपने सर्वर को, आपने अपने सिस्टम को बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है डिफेंड अगेंस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर, स्पैम, हैकर्स, इंट्रूजन एंड द अनऑथराइज यूज़ और डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सही है। फॉर एग्जांपल आप फर्म में काम करते हैं, सही है। आप जब भी फर्म में रह के किसी आउटसाइड दी PwC, KPMG, EY जिस फर्म में आप हैं उसके अलावा ईमेल करेंगे, वो फ़ौरन से आपसे पूछेगा, चेक करेगा कि जी क्या आप ये कंफर्म करें कि आप इस बंदे को जानते हैं। सही है। सिक्योर कंटेंट एंड थ्रेट मैनेजमेंट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आप कभी भी 100, 150, 200 MB की फ़ाइल सेंड कर ही नहीं सकते। सही है। आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे हार्ड ड्राइव लग ही नहीं सकती, USB लग ही नहीं सकती, कोई और एप्लीकेशन वगैरह जो है आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते। आपको बार बार ईमेल आती होगी कि जी कोई भी स्पैम या सस्पिशियस ईमेल हो, आपने उसको जो है वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज आपका लैपटॉप हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट है। सही। जब आपका लैपटॉप हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट है और चूंकि आप जो है हमारे लैपटॉप से सर्वर्स की सारी चीज़ों को देख सकते हैं, फाइल्स को देख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब है कल को आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हुआ तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सही है। तो सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन दैट फोकस ऑन अलाउइंग बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन, इंटरप्रेट एंड इंप्रूव देयर रिस्क पोजीशन। तो यहाँ पे उसके जो 3 एरियाज हैं आईसीटी सिक्योरिटी के, ये हैं, ये रीज़न है जिसकी वजह से थ्रेट हमारे पास हो सकता है। तो भाई आप कह रहे हैं कि अब ये सारी बातें मैनेजमेंट की बता रहे हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सही। थोड़ा बहुत, तभी मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दे दी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इंप्रूवमेंट इन आईसीटी प्रोसेस। तो भाई इंप्रूवमेंट इन आईसीटी प्रोसेस क्या होना चाहिए? रिस्क कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जी आईसीटी प्रोसेस को जो बनाता है, जो बंदा आईसीटी डिवाइस कर रहा है, कि भाई फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो यूज़र होगा वो लॉग इन करेगा, उसके पास मोबाइल में भी एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड डालेगा, इस तरीके से होगा। सिर्फ डेलॉयट की आईडी का एक्सेस हो सकता है, इसके अलावा कोई आईडी एक्सेस नहीं हो सकता। वो एक बनाएगा। फिर एक सेपरेट बंदा होना चाहिए, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करे, और फिर उसके ऊपर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए जो कि ये असेस करे। और जो सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, ये वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसने पूरा इंटरनल आईसीटी जो है आपका डिज़ाइन किया होगा। कंपनी शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग आईसीटी and security risk to a risk control function. Company should ensure that the independence and objectivity of this control function by appropriately segregating it from the ICT ऑपरेशन का बंदा अलग होगा, रिस्क का बंदा अलग होगा। सही। ऑपरेशन का बंदा अलग होगा, रिस्क का। इसका मतलब ये आपको क्या बताना चाह रहा है? ये आपको एक तरीके से कंट्रोल बताना चाह रहा है। ये आपको एक तरीके से कंट्रोल बताना चाह रहा है। क्यों बताना चाह रहा है? इसलिए बताना चाह रहा है कि कल को पेपर में सवाल आ जाए, जो कि रेयर है, कि मैनेजमेंट की बात है ना, कि जी जो बंदे ने आईसीटी बनाया है वही आईसीटी प्रोसेस को रिव्यू करता, तो आप कहेंगे जी कंट्रोल इनफेक्टिव है। जब कंट्रोल इनफेक्टिव है तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आईसीटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से डेटा के ऊपर जो है हमारा रिस्क क्रिएट हो सकता है।
Company should ensure that this control function is not responsible for any internal audit. The internal audit function should, following a risk-based approach, have the capacity to independently review and provide the objective assurance of the compliance of all ICT and security. तो बड़ी आसान सी चीज़ है भाई, ऑपरेशन का बंदा अलग होगा, रिस्क का बंदा अलग होगा, इंटरनल ऑडिटर अलग होगा, सही है। रिस्क का बंदा, ऑपरेशन का बंदा जो है वो डिज़ाइन करता है, सारी चीज़ें बनाता है, कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी। जो रिस्क का बंदा होगा वो ये असेस करेगा कि जी कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, और फिर इंटरनल ऑडिट का बंदा होगा वो सारे बैठ के चेक करेगा कि कहीं वाकई में कोई हैक या कोई सिक्योरिटी लैप्सेस हमारे हुए हैं या नहीं हुए। फिर उसके बाद जब आप रिस्क असेसमेंट का बंदा रखते हैं, तो उसका काम क्या होगा, वो जो है वो ये चेक करेगा कि जी वो क्लासिफिकेशन करेगा और रिस्क की असेसमेंट, जिस तरह मैं नॉर्मली ऑडिट करता हूँ, नॉर्मल रिस्क, लोअर रिस्क, हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वो बैठ के रिस्क के वो कहेगा कि जी अच्छा जी, जब मेरा काम ही ये है कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में देखना है क्या रिस्क हो सकते हैं, तो मैंने पूरे प्रोसेस में देखा कि अच्छा जी ये रिस्क हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं और इसकी असेसमेंट ये है, तो अगला जो वो काम करेगा वो क्लासिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का करेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था विच इज़ कॉल्ड ICT। जो मैंने आपको ये एग्जांपल दी है उसको सामने रखिएगा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसको सामने रखिएगा। इस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार हमारे पास ICT होता क्या है, मैनेजमेंट को क्या करना है, ऑडिटर क्या कर सकता है, आगे जाके बात आएगी, सही है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक रिस्क फंक्शन रखना चाहिए, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो उसका रिव्यू करें, और मैनेजमेंट को जो ऑपरेशन प्रोसेस वाला बंदा होगा ये तीनों सेपरेट होने चाहिए। ठीक हो गया भाई, ये तीनों सेपरेट होने चाहिए। और जो रिस्क वाला फंक्शन वाला बंदा होगा ये करेगा कि बेसिकली ये रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, क्लासीफाई करेगा, असेसमेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने जो है वो थोड़ा पढ़ा है, सही है। ICT क्यों कंपनी के लिए कंसर्न होता है, ICT कंपनी के लिए इसलिए कंसर्न होता है बिकॉज आपके सर्वर पे अब बहुत से लोगों का एक्सेस है, ज़रा सी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम का नाम सुना है ना, तो वर्क फ्रॉम होम में आप क्या करते हो, वर्क फ्रॉम होम में आप अपने वाईफाई से, आप बैठे हुए हो यहाँ पे, आप अपने वाईफाई से, अपने घर के वाईफाई से कंपनी के सर्वर का एक्सेस कर लेते हो, सही है। कंपनी के अपने फर्म के सर्वर का एक्सेस करते हो, जब कंपनी और फर्म, और उसके लिए आपको वो एक कोड देता है और कोड आप डालते हो, सब कुछ करते हो, सही है। तो जहाँ आपने एक सर्वर से कनेक्ट कर लिया, चीज़ें कर ली, इसका मतलब है जहाँ आपका वाईफाई या जहाँ आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो इसका मतलब है जिस तरह आप अपने लैपटॉप के थ्रू आप अपने लैपटॉप के थ्रू कंपनी के डेटा को या फिर फर्म के डेटा को या फिर सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वायरसेस के थ्रू, सही है, किसी भी स्पाईवेयर के थ्रू, मेलवेयर के थ्रू। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स, सही है। अच्छा डेटा एनालिटिक्स के अंदर उसने बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स दोनों को कवर किया, सही है। सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बिग डेटा है क्या। अगेन इंट्रोडक्शन दिया है और कई जगह पर उसने बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स को जो है वो मैनेजमेंट के बारे में बताया या नहीं बताया, तो हम कोशिश करेंगे हम तीनों चीज़ें कवर कर लेते हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ बिग डेटा का इंट्रोडक्शन हम देख लें। बिग डेटा है क्या। कन्वेंशनली क्या होता था बच्चों, कन्वेंशनली ये होता था कि जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी ना वो डेटा होता था, सही है। अगर हम फाइनेंशियल के एस्पेक्ट से देखें कि भाई हुआ क्या, हुआ ये कि जी एक बंदे ने बैठ के अगर एक ट्रांजैक्शन करी है तो वो मेरा कस्टमर है, उसी को मैं ऐड चलाता था, उसी को फॉलोअप करता था, उसी से पेमेंट लेता था, पूरी दुनिया जो है वो मेरी उस कस्टमर से होती थी। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि जी दुनिया तो बहुत बड़ी है। क्या मतलब कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास रियल टाइम में वैरायटी, वॉल्यूम का डेटा आ रहा होगा, सही। कुछ 5 V's होते हैं इसके, सही। वेलोसिटी, वैरायटी, वॉल्यूम, ठीक है। आपके पास बेतहाशा डेटा आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं करीम की, सही है। तो करीम हो गया, उबर हो गया, क्या इनके पास जो कस्टमर्स हैं क्या यही डेटा है इनका? नहीं, इनके पास तो रियल टाइम में इनके पास एक डेटा आ रहा होता है, किस टाइम पे ट्रैफिक क्या है, किस टाइम पे डिमांड है, किस टाइम पे सप्लाई है, और इन सारे डेटा के बेसिस पे, चूंकि रियल टाइम पे डेटा आ रहा होता है तो इन सारे डेटा के बेसिस पे वो फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग करते हैं। पीछे मशीन लर्निंग हो रही होती है, AI हो रहा होता है, और वो क्या करता है, वो फ़ौरन से आपको जो है वो प्राइसेस कम्युनिकेट कर रहा होता है कि जी पीक टाइम है तो प्राइस ये स्टैंडर्ड थी, 1.5 टाइम सप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास, सही है। रियल टाइम में वो देखता है किस कस्टमर से आई है, कौन सा पायलट, कौन सा कैप्टन जो है वो करीब में है, उसको अप्रोच करता है। अगेन ICT यूज़ हो रही है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, पीछे ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा है, सही है। एक इन्फॉर्मेशन आई, आपने फॉरेन से इन्फॉर्मेशन वो रेलिवेंट कैप्टन को जो है वो कम्युनिकेट करी कि जी फॉरेन से सवारी पकड़ो, एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करेगा, वो फॉरेन से उसको कम्युनिकेट करेगा कि जी कैप्टन आपके पास आ रहे हैं, ये नंबर प्लेट है। इस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसके बैक एंड पे बिग डेटा है, सही है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अमेजॉन, टेमू, दराज। मैं बैठ के अमेज़ॉन पे, टेमू पे, दराज पे मैंने ऐसे ही देखा, मैंने 30 मिनट चीज़ें घुमाई,
30 मिनट चीज़ें घुमाई और 30 मिनट मैंने वेबसाइट वगैरह देखी, एप्लीकेशन देखी, चीज़ें देखी, सर्च वगैरह करा, सब कुछ करा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, महंगा लगा, सस्ता लगा, क्या लगा है, मैंने सोचा बाद में कर लूँगा। मैंने ये 30 मिनट जो मैंने डेटा कैप्चर करा, ये 30 मिनट मैंने जो बैठ के पूरी वो जो स्क्रीनिंग थी या पूरी जो एप्लीकेशन थी उसको गो थ्रू करा है, किसी चीज़ पे क्लिक करा है, प्राइस पे देखा है, प्राइस तक होल्ड रहा हूँ नहीं रहा, रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे, ये सारा का सारा एक डेटा था प्यारे बच्चों, ये डेटा था। और ये डेटा, क्या ये डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है? एफएस में तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन ये डेटा जो है ये बिग डेटा क्यों कहला रहा है? बिकॉज मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रिलियंस ऑफ मिनट्स तक जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस डेटा का क्या करें? दैट डेटा इज कॉल्ड बिग डेटा। सही है, तो अमेजॉन उस बिग डेटा को यूज़ करता है, टेमू उस बिग डेटा को यूज़ करता है, दराज उस बिग डेटा को यूज़ करता है, और वो देखता है कि जी ये कौन सी चीज़ पर सेलेक्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ पर सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, किस चीज़ के ऊपर उसका इंटरेस्ट है, किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी चीज़ के ऊपर, कौन सी इमेज के ऊपर ज़्यादा रहा, कौन सी इमेज के ऊपर कम रहा, कब ये प्राइस देख के पीछे हट गया, कब ये रिव्यूज़ देख के पीछे हट गया, किस रिव्यू पे जाके उसने फिर हटा दिया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे इनके पास आ रही होती है, पीछे मशीन लर्निंग हो रही होती है, इस डेटा के बेसिस पे फिर बैठ के एआई हो रहा होता है, और वो किस तरीके से फिर आपको एड्स भी दिखा रहे होते हैं, फिर आपको बता रहे होते हैं कि जी आपने चीज़ें देखी थी, आपको रेलिवेंट चीज़ें भी दिखा रहा होता है। नेटफ्लिक्स की अगर आप एग्जांपल लें, बिग डेटा, मिलियंस ऑफ कस्टमर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या देख रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस टेरिटरी की, उस पॉपुलेशन के लोग जो हैं, क्या उन्होंने भी नेटफ्लिक्स लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। तो सिमिलर आपके कंट्रीज़ में टॉप 10 शोज़ ये चल रहे हैं, टॉप 10 मूवीज़ ये चल रही है। सही है, तो वो सारा का सारा कैसे हो रहा है? वो सारा का सारा बैक एंड पे कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, बिग डेटा इन्वॉल्व हो रहा है। सही है, नेटफ्लिक्स के लिए ट्रांजैक्शन एक ही हुई है जो आप 10, 15, 20 यूरो डॉलर जो है आप पे कर रहे होते हैं, और साल की 12 ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेकिन सिर्फ 12 डेटा नहीं है। आपने जो अब तक 1000 मिनट, 2000 मिनट, 6000 मिनट, 7000 मिनट, जितने घंटे, जितने मिनट्स आपने देखा, क्या नहीं देखा, कौन सी आपने एक मूवी लगाई, आपको पसंद नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपने हटा दी। कोई मूवी आपने 30, 35, 40, 50 मिनट तक देखते रहे, कौन सा सीज़न देखा, कौन सा सीज़न नहीं देखा, जैसे सीज़न खत्म होगा वो फ़ौरन से आपसे कहेगा कि जी इससे रिलेटेड जो है एक और भी सीज़न है। ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा बिग डेटा है। सही है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एनालिटिक्स भी यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। सही है, और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो है आपके पास जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। मतलब जो डेटा आपके पास है उसको किसी तरीके से एनालाइज करना। तो ये जो जितना बिग डेटा है, चाहे कन्वेंशनल डेटा हो, चाहे बिग डेटा हो, चाहे नॉर्मल डेटा हो, अगर मैं उसको एनालाइज करता हूँ, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे होते हैं और सेल्स के ऊपर आप एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। सही है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब म्यूचुअल फंड को ऑडिट करता था पाकिस्तान में, तो मैं नेफ के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू जो हमारी होती थी, सही है, तो मैं मैनेजमेंट से क्या करता था, मैं मैनेजमेंट से पूरे साल की तो नेफ आ रही होती थी, तो मैं बच्चों को कहता था यार मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल की मुझे नेफ बता दो, और इस नेफ को जो है तुम ग्राफ में प्लॉट कर दो। तो फॉर एग्जांपल पिछले साल नेफ जो है वो 10.5 रुपये थी, और 10.5 रुपये से बढ़ के इस साल जो है वो लेट से 13 रुपये पे। अच्छा, ये फ़ंड कौन सा था? ये फ़ंड आपका था मनी मार्केट फ़ंड। इसका मतलब मनी मार्केट फ़ंड किस पे डिपेंड करता है? मनी मार्केट फ़ंड जो डिपेंड करता है वो कैबोर पे डिपेंड करता है। तो मैं उसको कहता था यार एक और ग्राफ बनाओ, और अब मुझे बताओ कि आपके पास जो कैबोर रेट है वो कैबोर रेट आपका क्या चला है। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे रिटर्न 10 से 11% तक हो रहा है, तो उसका मतलब है लेट से कैबोर भी आपका कुछ 10 से 11% ओवर दैट बड़ा होगा। सही है, अगर कैबोर नीचे 8% पे आ जाएगा तो ये ग्राफ ऑटोमेटिक नहीं। तो ये मैं एक एनालिटिक्स यूज़ कर रहा हूँ और ये असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कॉरिलेट कर भी रही हैं कि नहीं कर रही। सही है, सेम फंड अगर इक्विटी फंड होता, तो इक्विटी फंड का ग्राफ कुछ नैव इस तरीके से होता। सही है, तो जब नैव इस तरीके से, तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं उसको कहता था यार मुझे पूरे दिन की, हर दिन के स्टॉक एक्सचेंज की वो बताओ, रेटिंग बताओ, और रेटिंग बना के तुम ग्राफ बनाओ। आप यकीन करें, आप ट्राई कर लीजिएगा, आपका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। सही है, तो क्या मैं क्या करता था, मैं एनालिटिक्स यूज़ कर रहा होता था। इसी तरीके से कुछ कंपनी का जब मैं ऑडिट कर रहा होता था और मुझे किसी CGU की इंपेयरमेंट असेस करनी होती थी, तो मैं बड़े आराम से जाके उसकी सेल्स, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस स्पेसिफिक सेगमेंट का, उस स्पेसिफिक टेरिटरी का जो है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। SSGC में आज से बहुत साल पहले हमारा रिस्क ये था कि यार जो कस्टमर है ना, और कस्टमर इंडस्ट्रियल, चूँकि कस्टमर बहुत कम होते थे, तो मतलब 1000 होंगे तो 1000 की लिस्टिंग आपके सामने आती थी, आप कर लेते थे कंपैरिजन वगैरह करके। सही है, डोमेस्टिक कस्टमर जो होते थे ना, वो आप सोचें यार अगर आपके पास 20, 25, 30 मिलियन डोमेस्टिक कस्टमर हैं, तो उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क आइडेंटिफाई करना जो है ना, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था। जब काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था तो हम करते क्या थे, हम उसको कहते थे कि यार आप जो है ना डोमेस्टिक कस्टमर के ऊपर
हमें ज्योग्राफी वाइज पहले बताओ, हम डेटा एनालिटिक्स करते थे, सही है, कि सिंध और बलूचिस्तान के मुझे रिसीवेबल बैलेंस बताओ, पिछले साल कितने थे, इस साल कितने थे। फिर सिंध के अंदर उसको मजीद तोड़ो, शहर के अंदर, शहर का बताओ कि जी रिसीवेबल बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा। फिर शहर के अंदर मुझे वो टाउन बताओ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मसले हैं, फॉर एग्जांपल लियारी हो गया, फॉर एग्जांपल आपका जो है कटी पहाड़ी हो गया लाइट से, तो आप वो एरिया से फॉर एग्जांपल अलासिफ करोगे तो वो एरियाज़ बताओ जहाँ पे आपको लगता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर। तो इस तरीके से डेटा को एनालाइज करके और उसके ऊपर एनालिटिक्स टेक्निक्स अप्लाई करके जो है वो मैं करता था। मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आगे जाके पढ़नी है हमने, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। EY ने एक नई चीज़ लेकर आई है, GL एनालाइज़र, सही है। ये करता क्या है EY GL एनालाइज़र में कि वो आपके पास सारी की सारी ट्रांजैक्शन को आप पूरा उसके अंदर GL डालो, सही, सारा डंप डालो, सब कुछ दो, और वो सारे GL को आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि जब आपने उसको पूरा GL का डंप दे दिया तो अगर एक सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है तो इसका मतलब है कि जी रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हुआ होगा, इसका मतलब है आपका स्टॉक भी, जो आपने गुड्स डिलीवर्ड कर दिए हैं तो आपका स्टॉक भी कम हुआ होगा आपके पास जो है। जब फिर उसके बाद कस्टमर से लेट से पैसा भी रिसीव हुआ होगा तो वो पैसा कब रिसीव हुआ है, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, टाइम लैग ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत से एनालिटिक्स टेक्निक्स जो है वो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड आउटलाइनर, सही है। आउटलाइनर क्या होता है, आप कहते हो यार फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कस्टमर है तो डोमेस्टिक कस्टमर का रेवेन्यू जो है वो 200 रुपये से लेके मैक्सिमम 10,000 तक होना चाहिए। तो मैंने पूरे साल की ट्रांजैक्शन ली और मैंने आउटलाइनर में डाल दिया, मैंने कहा जी मेरी रेंज ये है 200 से 10,000। तो 200 से 10,000 तो ये सारे डॉट्स है ना इस तरीके से कुछ बना रहा होगा, तो आप कहोगे हाँ यार ट्रांजैक्शन इसी रेंज में आ रही है और इतनी की सेल्स होती है। कुछ अगर इसने आपको बता दिया कि कुछ ट्रांजैक्शन 5 मिलियन की यूज़ हुई है, 10 मिलियन की यूज़ हुई है, 15 मिलियन की यूज़ हुई है, आप कहोगे यार अब सिंपल डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके जो है वो आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, और बजाय इसके कि आप यहाँ से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते, कुछ फ़ायदा मिलना नहीं था, आपने डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से। तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो मैनेजमेंट भी यूज़ कर रही होती है, डेटा एनालिटिक्स जो है वो ऑडिटर भी यूज़ कर रहा था, और ये डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि हम बीच रिसेंटली हमने देखा होगा पावर BI में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे। तो डेटा एनालिटिक्स के प्यारे बच्चों को स्टडीज़ होती हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उसमें से जो भी करप्ट डेटा होता है उसको रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करना होता है, फिर आपने डेटा फर्दर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है ताकि उस डेटा से कोई मीनिंग निकाल सकें, फिर आपने फाइनल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, और फिर उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट्स बनाते हो, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हो। जिस तरीके से हम जेई डंप वगैरह भी करते हैं, तो हम जेई को लेते हैं, पहले डेटा का कहीं से करप्ट होता है, कोई फील्ड मिसिंग होती है, उसको सही करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, सही है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या डेटा इस क्वालिटी क्या है, कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, किसने पास करी, एंट्री कब करी, डेट, ये सारी फिगर्स आ रही है कि नहीं आ रही। फिर मैं एक इनिशियल असेसमेंट करता हूँ, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन पार्टनर्स वगैरह को शेयर कर रहा होता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड दी डेटा एनालिटिक्स। फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट वो फॉरन से आपके पास आ गया, साइबर सिक्योरिटी, सही है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक वर्ड है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कहलाता है, विच इज़ कॉल्ड CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सही है। जो भी आपका सिस्टम है, अगर साइबर सिक्योरिटी की वजह से मेरे बच्चों हैक हो गया, सही है, तो इसका मतलब है आपके पास जो आपका डेटा जो कि कॉन्फिडेंशियल है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। बैंक का सिस्टम हैक हो गया, सोचे आप कहाँ खड़े हुए। नादरा का सिस्टम अगर हैक हो गया तो आप सोचें कहाँ खड़े हुए। नेटफ्लिक्स का अगर सिस्टम हैक हो गया तो सोचें आप कहाँ खड़े हुए, सही है। दूसरी चीज़ इंटेग्रिटी, बंदा सिस्टम में किसी तरीके से आया, मेलवेयर के थ्रू आया, वायरस के थ्रू आया, हैकिंग के थ्रू आया, किसी भी तरीके से आया और आके उसने डेटा को जो है वो ऊपर नीचे कर दिया। जब डेटा को उसने ऊपर नीचे कर दिया इसका मतलब डेटा अब जो है वो आपका आपने अक्सर देखा होगा बांग्लादेश हाइस्ट का आपने नाम सुना होगा कि बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है उसका सिस्टम हैक हुआ और वहाँ से एक ट्रांजैक्शन करी और ट्रांजैक्शन करके जो है वो 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर या 5 मिलियन डॉलर दूसरे बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए। यूएसए के पास जब पेमेंट सेटलमेंट के लिए गए तो यूएसए वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं लग रही, जेन्युइन नहीं लग। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन को, डेटा को मैनिपुलेट करके भी तो डेटा की इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों ये है, 1200, 1400, 1600 ब्रांचेस नेशनल बैंक की आज मौजूद हैं, लेकिन अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं करेगी नेशनल बैंक बंद हो जाएगा, बिकॉज अब ब्रांच का धक्का कोई भी नहीं खाएगा, सही है। तो तीसरी चीज़ है कि आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, नेटफ्लिक्स जो है तो आप उससे कोई डीवीडी रेंटल पे नहीं ले रहे हो, उसकी एप्लीकेशन के थ्रू नेट देख रहे हो। अगर नेटफ्लिक्स साल में 4 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार चलना बंद हो जाए, सही है, सिस्टम सर्वर का एक्सेस हो ही नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? किसी ने आके कोई वायरस डाल दिया, किसी ने आके कोई फाइल चेंज कर दी, किसी ने आके कुछ ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। इसका मतलब है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए भाई? सेम काम जो ऊपर आईसीटी के लिए कर रही थी, रिस्क को, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करे और असेस करे। और जब रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करे तो ये सोचे, सही है। जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना यार कि हमारे लेक्चर्स हैं, किस तरीके से लेक्चर जो है वो हमारे डाउनलोड हो सकते हैं। तो हमने जो है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर से पूछा भाई लेक्चर डाउनलोड तो नहीं हो सकते ना, क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल नहीं है। फिर हमने कहा किस तरीके से लेक्चर जो है वो आपका जो है वो फॉर एग्जांपल
स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकता है, तो हमने कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सही, व्हाट इफ बंदा कैमरा सामने रख के अगर रिकॉर्डिंग कर ले तो जी वो यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह आ रहा होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो मैंने भी, कोई भी कंपनी होगी वो असेस करेगी कि कहाँ पे थ्रेट हो सकते हैं। सही है, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रही है, रिकॉर्ड कैसे हो रही है। सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम जो है वो कस्टमर का अकाउंट नंबर भी कलेक्ट कर रहे हैं, हम जो है वो कस्टमर के पासवर्ड भी कलेक्ट कर रहे हैं, हम जो है कस्टमर की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सही है, और उसके ऊपर एक्सेस किसके पास है, किन बंदों के पास एक्सेस है, बिकॉज अगर इन दो बंदों का लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आप गए। सही है, किस तरीके से एंटिटी अपने सिस्टम को सिक्योर करती है, नेटवर्क्स को, ईमेल्स वगैरह को, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर होती है। कॉन्सेप्ट है कि जी क्लाउड में आप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हो। सही, वो आप अपने सर्वर वगैरह में बनाते हो, जो फजूल की इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप जो है क्लाउड वगैरह में करते हो। क्या आपकी बैकअप स्ट्रेटेजी, कल को अगर सिस्टम हैक हो जाए तो आप फौरन से रिस्टोर कर सको। बैंक में अब से रियल टाइम में बैकअप हो रहा होता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं। सही, रियल टाइम में बैकअप हो रहा होता है। सही है, क्या डिजास्टर रिकवरी प्लान है कि नहीं। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि मैनेजमेंट को असेस करने पड़ेंगे, और इन सवालों को गौर से देख लें। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि ऑडिटर क्या इंक्वायरी करेगा, तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जब साइबर सिक्योरिटी होती है बच्चों, तो एक्सटर्नल रिस्क भी होता है, इंटरनल रिस्क भी होता है। बाहर का बंदा जाके अपने, अक्सर आपने देखा होगा जी, रशिया का वो बंदा था, उसने जो है वो हैक कर लिया। सही, अभी भी रिसेंटली जंग वगैरह हुई, पाकिस्तान लोगों ने जो है वो बहुत से उनके सिस्टम्स को जो है वो हैक कर लिया था। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, और इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है कि जो इंटरनली बंदा होगा, अमेरिका में एक कंपनी थी और जो बंदा था उसको शायद मेरे ख्याल से फारिग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसको गुस्सा आ गया, उसने पूरा सिस्टम जो है ना उसने आपने हैक कर लिया, और उसने कहा कि जी जहाँ तुमने मुझे रिमूव करने की कोशिश करी, तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। और उसकी कुछ डिमांड्स वगैरह थी, वो डिमांड्स वगैरह बाकायदा तौर पे पूरी करनी पड़ी। रीज़न इस कि पूरा जो स्टेट था, पूरी सिटी थी, वो बंद हो चुकी थी उस एक बंदे की वजह से। सही, इसको सर्च करिएगा, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि जी एक्सटर्नल रिस्क भी हो सकता है, इंटरनल रिस्क भी हो सकता है। तभी इंटरनल रिस्क है, तभी तो आपसे कहा जाता है कि जी यूएसबी नहीं लगा सकते, हार्ड ड्राइव नहीं लगा सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते, क्रिक इन्फो नहीं देख सकते, फेसबुक नहीं खोल सकते, फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, 25 MB से ऊपर कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, किसी भी सस्पिशियस ईमेल को आप ओपन नहीं कर सकते। सही है, तो आपने रिस्क की असेसमेंट करनी है और रिस्क की इवैल्यूएशन करनी है और रिस्क को एनालाइज करना है। तो सेम चाहिए वाली बात कि जी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, और उसके अगेंस्ट आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, रिस्क को एनालाइज करना है। द प्रोबेबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक इंसिडेंट टू हैपन अबाउट द अदर इंसिडेंट्स, द कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट डज हैपन इंक्लूड द पोटेंशियल डैमेज। तो आपने रिस्क को एनालाइज करना है। व्हाट इफ जो मैंने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करा है, व्हाट इफ जो मैंने ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करा है, असेस भी करा है, व्हाट इफ़ अगर ये हो जाए, तो मैं अब बैठ के ये एनालाइज कर रहा हूँ कि कितना नुकसान होगा, मैं इस बैट को एनालाइज कर रहा हूँ। सही है, और फिर नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी रिस्क बच्चों, आपके पास मेलवेयर होता है, आपके पास पासवर्ड थेफ्ट होता है, आपके पास ट्रैफिक इंटरसेप्शन होता है, आपके पास फिशिंग अटैक होता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, आपके पास क्रॉस साइट अटैक होता है। वो चीज़ें जो कि नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे होते हैं। पासवर्ड आपका थेफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। मोबाइल में भी कोड आता है, आप MCP ट्रांजैक्शन कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप बेनिफिशियरी को ऐड करें, आपके पास मोबाइल में भी कोड आता है। तो पासवर्ड थेफ्ट होना यस रिस्क है, ऑल्टरनेटिव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सही है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछता है कि जी आप बताएं, आप रोबोट तो नहीं है, और कुछ पजल्स वगैरह आपको देता है। वो पजल्स वगैरह आपको क्यों देते हैं, बिकॉज अगर आप ह्यूमन बीइंग होंगे तो वो आप फोन से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है कि सर्वर पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप भेज दो, इतनी ज़्यादा, और वो रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, वो एक कंप्यूटर ही भेज रहा है। सही, एक ही कंप्यूटर वो भेज रहा है, और आप इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज दो कि सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा और सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ service. DDoS is an attack method in which the malicious parties target server and overload them with the user traffic. When a server cannot handle incoming requests, the website it hosts shut down or slow to unusable performance. सही है, तो इसका मतलब है आप ये कर सकते हो। तो कुछ साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है, और उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। लेट्स से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से कर सकते हो, डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो, कल को कोई भी आपके डेटा को एक्सेस करे वो उसको रीड ही ना कर सके। अब साइबर सिक्योरिटी को मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा आपके लैपटॉप पे विंडोज़ की अपडेट आ रही होती है। सही, और आपके पास एप्पल का आईफोन होगा, एंड्रॉइड होगा, उसमें भी अपडेट्स बार बार क्यों अपडेट्स आ रही होती है, बिकॉज वो आपसे कहता है कुछ बग्स थे वो हमने फिक्स कर दिए, और जो अब है ये ज़्यादा सिक्योरिटी इन्हेंस कर देगा। आपका जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन भी है, उसके अंदर स्काइप की एप्लीकेशन भी है, उसके अंदर जीमेल की एप्लीकेशन भी है, उसके अंदर आउटलुक की एप्लीकेशन भी है। ये सारी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन आपके सिस्टम में बैठी हुई हैं, ये सारी एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रही है, सही है। अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे, अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे, आप बड़े आराम से जो है कोई भी बंदा आके आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज एक ब्रीच हुआ था, कोई बग होगा, कोई ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से इक्विफैक्स का आप नाम करिएगा, उसको सर्च करिएगा, मेरे ख्याल से इक्विफैक्स ही था, जिसमें उन्होंने करा ये था कि उनकी पैच मैनेजमेंट जो होती है, मतलब जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है एक सिस्टम के अंदर, पीछे आप 100 एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हो, 100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ने उनको कहा था कि जी आप ये सॉफ्टवेयर अपडेट करें। उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करा बिकॉज कोई ट्रैकिंग हो ही नहीं रही थी, लास्ट अपडेट कब हुआ था, अपडेट्स आई कब हैं, अपडेट हुई है कि नहीं हुई, उन्होंने उसको अपडेट नहीं करा। जहाँ उन्होंने उसको अपडेट नहीं करा, हैकर को पता चल गया कि जी इन्होंने अपना ये जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन इसको अपडेट नहीं करी, उसने बड़ा आराम से उस एप्लीकेशन के थ्रू इस सिस्टम में जाके हैक कर लिया और अच्छा खासा कंपनी का PPSN नंबर और कंपनी का जो US में कहते हैं ना जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर थे, वो सारे के सारे जो है उस बंदे ने हैक कर लिए थे, सही है। तो इसका मतलब है आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, आपने डेटा को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप खुद कह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, सही है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियल अगर आपने रखना है तो डेटा को रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करना पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई अटैक हो जाता है, सही है, तो आप सिस्टम को अवेलेबल करेंगे कैसे, आपने डिजास्टर रिकवरी प्लान करनी पड़ेगी, सही है। इंश्योर द साइंड सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, आप वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसको जो एग्रीड हो, जो अप्रूव्ड हो। हंट फॉर इंट्रूजन, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसमें होता ही है आप जानबूझ के अपना डमी सिस्टम बनाते हो, डमी ट्रांजैक्शन करते हो और आप उसको ओपन कर देते हो, और आप ये चेक करते हो कि जी क्या यहाँ पे अगर कोई हैकर वाकई मुझे हैक करना चाह रहा है तो वो फ़ौरन से यहाँ पे आएगा, सही है। और जैसे, और उसको हनी पॉट भी कहते हैं, सही है, वो फ़ौरन से यहाँ पे आएगा, और जब वो आएगा तो उसका मतलब आपको पता चल जाएगा हैकर कौन है और क्या वो वाकई में हैक करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, किस टेक्निक के थ्रू वो आना चाह रहा है, ईमेल के थ्रू आना चाह रहा है, स्पैम के थ्रू आना चाह रहा है, DDoS अटैक के थ्रू आना चाह रहा है, किस टेक्निक। तो डेडिकेटेड टीम शुड बी फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली सीकिंग आउट एनी evil presence or threat actors that may have access within the organization. Passive detection mechanism like logs in and efficient risk mitigation strategy, सही है। तो हंट फॉर इंट्रूजन आपने करना है कि कौन बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, हैक नहीं कर पाता, तो आपने एक डेडिकेटेड टीम बनानी पड़ेगी। स्टे अवे फ्रॉम द सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगेन ये वो काम है जो ऑडिटर ने नहीं करना है, ये मैनेजमेंट ने करना है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, सही है। फिर अगेन वो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है। जब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है तो वो कहता है Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। Tier 1 मतलब बिल्कुल नल है, सही है, कुछ भी काम नहीं करा हुआ, सही है। इन दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल्स आर नॉट डिफाइंड, आपने रिस्क प्रोफाइल बताया ही नहीं है, ना आपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करी है, ना रिस्क की असेसमेंट करी है, ना रिस्क को एनालाइज आपने करा है, सही है। Tier 2 रिस्क इन्फॉर्म, इस लेवल पे आके ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश कर लिया है साइबर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, आपने पॉलिसी बना ली है दैट इज डायरेक्टली अप्रूव बाय द सीनियर मैनेजमेंट, लेकिन उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन अभी प्रॉपर नहीं हुई है। Tier 3 रिपीटेबल, इन दिस लेवल द ऑर्गेनाइजेशन रन्स विद द फॉर्मल सिक्योरिटी मेजर्स which are regularly updated based on the requirements, सही। तो एक पॉलिसी बना ली, पॉलिसी बना के आपने कहा यार फॉर एग्जांपल अभी रिस्क लग रहा है कि पासवर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, चलो यार 2 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है हम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। Tier 4 अडॉप्टिव, ये वो चीज़ है जिस पे आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है, आप मार्केट को देख रहे हो, ये नया थ्रेट आया है, आप फ़ौरन से अडॉप्ट कर रहे हो। इन दिस लेवल द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स इट्स साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन रियल टाइम डिराइव फ्रॉम प्रीवियस एंड करंट साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। लास्ट कल अटैक हुआ है, यहाँ आपकी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी चेंज हो रही है, यहाँ आपके मैकेनिज्म चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके एक्शंस वगैरह चेंज हो रहे हैं, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज करते हो, ये आपके कहलाती है Tier 4। बीच में आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का कुछ मसला हुआ था जिसमें 4-5 घंटे 6 घंटे माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल रहा था, ईमेल्स नहीं चल रही थी। डेलॉइट वगैरह, KPMG, PwC को अगर आप देखें, उनके पास एक डिजास्टर रिकवरी प्लान था, अडॉप्टेड Tier 4 में वो फॉल करते थे, फ़ौरन से कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा है, कैसे लोगों को कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से करना है, फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे उन्होंने तो वो अडॉप्ट करते थे, रादर देन कि सिस्टम हैक हो गया, अच्छा जी हैक हो गया, अब क्या करें, ऐसा नहीं होता, सही है। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बच्चों, अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ICT प्रोसेस बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेशन कंट्रोल, सही है। अब ऑडिटर की बात को कवर कर रहा है। अब जब ऑडिटर की बात कवर कर रहा है तो वो ऑडिटर में एग्जाम्पल क्या दे रहा है ICT की, भाई आप जो स्काइप यूज़ करते हो, सही है, आप जो टेली कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, आप ऑडियो वीडियो जूम मीटिंग करते हो, सही है, आप ईमेल्स के थ्रू डेटा शेयर करते हो, आप रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है, या अगर आप PwC में हैं और आप जो है वो आप PwC का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं जो कि क्लाउड बेस्ड, आप कहीं से बैठ के फाइल का एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी बंदा फाइल में चेंज कर रहा है आपको दिख रहा है, सही है। या अगर आप डिलॉयट में लेट से आप ओमनी यूज़ कर रहे हैं, लेविया यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी काम कर रहे हैं ये एग्जाम्पल दी हुई है भाई उसने, सही, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं। क्या बेनिफिट है ICT के भाई,
continued management system viability for emergency situation like COVID-19, increase the auditor resiliency as it reduce the auditor's travel fatigue and associate stress। मतलब ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं भाई आपके CFAP 6 में, सही है। तो अगर आप ICT यूज़ करेंगे तो ये कुछ आपके पास बेनिफिट्स होंगे। और फिर ICT की कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस भी है? सब्सटेंशियल प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। ICT टूल्स से रिलेटेड आपको जो है वो फेमिलियरिटी चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ICT जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे पेपर बेस्ड काम चल रहा है भाई। पुअर इंटरनेट अगर आपका होगा तो आप क्रिएट ऑडिटर एंड क्लाइंट फ्रस्ट्रेशन भाई, सही है। ये हमारे पास पॉइंट है, इंटरनेट डेड जोन वगैरह। ICT ऑडिटिंग में नॉट अपील टू ऑल ऑडिटर्स एज सम आर नॉट कंफर्टेबल विद द ICT टेक्नोलॉजी एंड फाइंड ऑडिटिंग रिमोटिंग फ्रस्ट्रेटिंग। ये हमारे पास पॉइंट है यार। क्या मैं डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर सकता हूँ? यस, मैं डेटा एनालिटिक्स यूज़ करता हूँ, सही है। डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल क्या है? NRV टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू ट्रेंड, मैचिंग परचेज ऑर्डर टू इनवॉइस एंड पेमेंट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज टेस्टिंग बाय आइडेंटिफाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम द मेटा डेटा अटैच टू ट्रांजैक्शन। तो अगर आप देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं उसने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, सही है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग द लास्ट टाइम एन इन्वेंट्री आइटम वॉज परचेज विद द लास्ट टाइम इट वॉज सोल्ड, सही है। आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, आप पावर BI यूज़ कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं इस साल के GP मार्जिन क्या आते हैं, पिछले साल के GP मार्जिन क्या आते हैं, आप चेक कर रहे हैं कि मेरी सेल्स कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। आप एनालिटिकली चेक कर रहे हैं कि जी सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड क्या मेरी सेल्स डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, क्या ये इन्वेंट्री सब्सिक्वेंटली बिका है कि नहीं बिका। मैं डिफरेंट तौर पे जो एनालिसिस करता हूँ ये उसने यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है विच इज़ कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, सही है। और फिर सेम डेटा एनालिटिक्स के भी इसने आपको कुछ बेनिफिट्स बताएं। तो बच्चों आप डेटा एनालिटिक्स को NRV टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कंपेयरिंग द लास्ट टाइम एन इन्वेंट्री आइटम वॉज परचेज विद द लास्ट टाइम इट वॉज सोल्ड, सही है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यार इन्वेंट्री बिकी कब थी, खरीदी कब गई थी, कितना टाइम लग गया, ताकि आप ये असेस कर सकें कि यार क्या ये इन्वेंट्री को बिकने में मुश्किलात आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर मुश्किलात आ रही है तो इसका मतलब है ईयर एंड पे मुझे उस इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट आई डिड कि जी ये इन्वेंट्री आगे जाके देर से ही बिकेगी, तो इसमें इंपेयरमेंट का एक रिस्क हो सकता है, सही है। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत से रीजन में सेल कर रही होती है। आपकी टोटल जो रेवेन्यू इस साल की बढ़ी है लेकिन किस रीजन में आपकी सेल्स कम हुई है, किस प्रोडक्ट में आपकी सेल्स कम हुई है, डेटा एनालिटिक्स से पावर BI वगैरह डैशबोर्ड से आपको पता चल जाता है कि जी इन रीजन में यहाँ पे आपके पास सेल्स कम हुई है, सही है। बेनिफिट्स क्या है? इससे आपको ज़्यादा अच्छी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। अच्छा जी ये वाला प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स कम हो रही है, अच्छा इस रीजन में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज यहाँ पे एक नया कॉम्पिटिटर आ गया। अच्छा जी तो यहाँ पे जब कॉम्पिटिटर आ गया है तो इस रीजन में जो कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी है यहाँ पे इंपेयरमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, सही है। ये आपको हेल्प करती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में, फ्रीइंग अप ऑडिटर टाइम फ्रॉम एनालाइजिंग द रूटीन डेटा सो दैट मोर टाइम कैन बी स्पेंट ऑन द एरियाज ऑफ रिस्क। जो मैंने आउटलाइनर वाली बात बताई थी दैट इज अगेन द डेटा एनालिटिक्स, सही है, जिसके बेसिस पे आप हाई रिस्क की एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इंक्रीज द फ्रॉड डिटेक्शन थ्रू द एबिलिटी टू इंटरोगेट ऑल डेटा एंड टू टेस्ट दिस सेग्रीगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अगर आप जो है डेटा एनालिटिक्स करते हो, डेटा एनालिसिस अप्लाई करते हो और आपको पता चलता है यार ये ईयर एंड के आसपास ये 50 एंट्रीज थी और ये 50 एंट्रीज जो है ये ईयर एंड के आसपास पोस्ट हुई है और एक ही कस्टमर को पोस्ट हुई है और ये सब्सिक्वेंटली रिटर्न हुई है, एक जब कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आती है तो आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो। डेटा चैलेंजेस क्या होते हैं? डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत से ऐसे डेटा एनालिटिक्स के जो टूल्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो क्लाइंट का डेटा आप उनके सिस्टम में अपलोड कैसे करोगे, तो डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला आता है, सही है। फिर अगर आप कहते हो कि जी ठीक है सॉफ्टवेयर है, पहला तो सॉफ्टवेयर का मसला कि वो थर्ड पार्टी है तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी का मसला, सही है, सिक्योरिटी का मसला। दूसरा वो सॉफ्टवेयर अगर आप क्लाइंट के डेटा के साथ इंटीग्रेट करते हो, सही है। बहुत सी जगह पे ऐसा होता था जी, एक ज़माने में जब हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑडिट करा तो यही टेस्टिंग के लिए हमने कहा था ठीक है जी हम आपके सिस्टम में जाके एक्सेस करेंगे और आपके सिस्टम में जाके डंप को निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे। तो अगेन एक मसला आता है कि जी क्लाइंट में भी रिलेक्टेड टू अलाउ द ऑडिट फ्रॉम सफिशिएंट एक्सेस टू दियर सिस्टम टू परफॉर्म द डेटा एनालिटिक्स, सही है। कंप्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एक्सट्रैक्टेड क्लाइंट डेटा मे नॉट बी गारंटीड। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि भाई क्लाइंट बहुत सी एंट्रीज वगैरह पास कर रहा होता है, क्लाइंट को पता होता है कौन सा डेटा, बहुत से डिफरेंट सिस्टम होते हैं, कंपनी है, डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं, हर किसी के बैकएंड पे डिफरेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है, किस तरह से सारा का सारा डेटा गैदर्ड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग एंट्रीज पास हो रही है। अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स एक टूल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट हो। कंपैटिबिलिटी इशू, आपका सिस्टम क्लाइंट के सिस्टम के साथ काम कर ही नहीं सकता, सही। आपने देखा होगा बहुत सी, आपने सुना होगा जी एक नया सॉफ्टवेयर आया है और वो क्विक बुक्स और जीरोस के साथ है ना जो है वो API के थ्रू लिंक हो जाएगा, सही। तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे जिस पर लिंक नहीं हो सकता, जब लिंक नहीं हो सकता मतलब कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा।
ऑडिट स्टाफ के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं हो कि वो समझ सकें जी नेचर ऑफ डेटा क्या है और उससे क्या आउटपुट निकलना है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी प्यारे बच्चों डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। फिर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट अगेन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ऊपर पढ़ चुके थे। साइबर सिक्योरिटी में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, सही है। एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, ये एक्सटर्नल ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। ये एक्सटर्नल ऑडिटर की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जी बहुत सी कंपनीज जो है वो बहुत से कंसल्टेंट को अपॉइंट करती है कि जी आप हमारे साइबर सिक्योरिटी को ऑडिट करें। किस चीज़ का? ऑपरेशनल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी, सही है। ये वो 3 एरियाज है जहाँ पे CAI अप्लाई होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी CIA अप्लाई होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, सही है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला आ रहा है तो डेटा सिक्योरिटी का आप रिव्यू करवा लें, सही है। सिस्टम की अवेलेबिलिटी का मसला हो सकता है, सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह करवा लें। सिस्टम का एक्सेस जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह करवा लें। तो बहुत सी चीज़ों का आप चाहें तो आप ये एलिमेंट्स ये जो है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाएंगी, कंप्लाइंस बहुत सी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लाइंस हो जाएगी, रेपुटेशनल वैल्यू हो जाएगी। आप सर्टिफाइड करेंगे जी हमारी जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, रेपुटेशन बढ़ जाती है जब एक ऑडिट फर्म जो है उसको ऑडिट करती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। कंट्रोल्स टेस्ट हो जाएंगे, इंप्रूविंग द सिक्योरिटी पोस्चर हो जाएगा, एश्योरेंस मिल जाएगी वेंडर्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को, कॉन्फिडेंस इन योर सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाएगा। ये कुछ फ़ायदे हैं आपके साइबर सिक्योरिटी के बेनिफिट के। और फिर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, जब ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं, मैं और आप नहीं, जब साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर होगा जब ऑडिट करेगा तो उसकी चेकलिस्ट क्या होगी? क्या कंपनी इन्वेंट्री और कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एसेट्स हैं? क्या कंपनी को पता है उसके कौन कौन से हार्डवेयर हैं? क्या उसके पास इन्वेंट्री है कि उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? क्यों? जब उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही नहीं पता होगा तो कल को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा तो वो अपडेट कैसे करेगी, सही है। कंटिन्यूस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, क्या कंपनी जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करती है कि नहीं करती, सही है। क्या कंट्रोल यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, आपने देखा होगा एक सुपर यूज़र होता है उसके पास हर किसी का एक्सेस होता है, तो क्या उसका कंट्रोल यूज़ है कि नहीं है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, ICT, जब ICT आप कर रहे हैं मोबाइल से आप कंपनी के सर्वर का एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल से आप अपनी ऑडिट फाइल का एक्सेस कर रहे हैं, लैपटॉप से आप अपने एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने करा है कि नहीं करा हुआ। ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन, मालवेयर डिफेंसेस, आपके पास फायरवॉल है, आपके पास एंटीवायरसेस है। ये कुछ चेकलिस्ट है जो कि आप देखेंगे और IT सिक्योरिटी कंट्रोल ऑडिटर कैन लुक टू इम्प्लीमेंट, सही है। और वो फिर ओवरऑल देखेगा कि क्या कंपनी की IT सिक्योरिटी पॉलिसी है, क्या इंसिडेंट, क्या अगर कोई इंसिडेंट होगा तो रिस्पॉन्स करना किसको है भाई, किसको कॉल करनी है भाई। अगर चोरी होती है तो 15 पे कॉल करते हैं ना, अगर आग लगती है तो हम फायर एम्बुलेंस को बुला, तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट होगा तो किसको रिस्पॉन्ड करना है। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग आपकी होती है कि नहीं होगी। अक्सर आपने देखा होगा फायर ड्रिलिंग होती है, सही, साइबर से लिंक नहीं है लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जो अगर आग लग जाए तो आपने कैसे करना है। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है। पासवर्ड की लेंथ क्या है, 8 कैरेक्टर है, 8 से ज़्यादा है, स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं है। नेटवर्क फायरवॉल है कि नहीं है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, सही है, कोई भी बंदा अगर आपके सिस्टम में एक्सेस करेगा तो उसको प्रिवेंट करेगा। ये क्या चीज़ होती है, बड़ी ये ज़बरदस्त AI बेस्ड चीज़ होती है कि भाई फॉर एग्जांपल M.Ibrahim एक यूज़र है और ये यूज़र जो है फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे एक्सेस कर रहा है सिस्टम का, और हमारी कंपनी ऐसी है कि भाई बैंक 6 बजे बंद हो जाता है, लैपटॉप आपने घर छोड़ के जाना है, लैपटॉप से आपने कॉन्फ़िगर्ड नहीं करना है और लैपटॉप आपने जो है ऑफिस में छोड़ के जाना है। और फिर अगर तो सिस्टम क्या देखेगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, भाई ये बंदा एक्सेस कर कैसे पा रहा है। हालांकि यूज़र ID सही है, बिल्कुल सही है, बंदा भी रेलिवेंट है, सही है, लेकिन इसकी ID शायद है कोई होगी इसलिए ये आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। या आप कहें सर ICT का दौर है तो मैं लैपटॉप लेके घर भी चला गया, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम जो है वो रशिया से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। भाई मोहम्मद इब्राहिम तो कराची का एम्प्लॉई है तो ये रशिया से एक्सेस कर कैसे सकता है। तो ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, एंटीवायरसेस हैं, डेली बैकअप है, साइबर इंश्योरेंस है। ये कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो कि मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने चाहिए। आखिरी टॉपिक हमारा यूज ऑफ ICT इंक्लूडिंग डेटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क एंड इट्स मिटिगेशन कंट्रोल। ये कुछ थोड़ा सा हमारे लिए रेलिवेंट हो सकता है ऑडिटर के लिए कि ऑडिटर किस तरीके से ICT और अगेन डेटा एनालिटिक्स जो कि हमने थोड़ा बहुत ऊपर कवर किया उसके ऊपर वो कहता है कि जी किस तरीके से आप कर सकते हो। एक्सपेंड द कवरेज बाय टेस्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट सैंपल्स। पहले क्या होता था, आप क्लाइंट से सैंपल्स ले रहे होते थे, क्लाइंट आपको जो सैंपल्स प्रोवाइड कर रहा होता था आप उसी को टेस्ट कर रहे होते थे। अब अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज़ करेंगे और डेटा एनालिटिक्स थ्रू सिस्टम में जाके फॉर एग्जांपल आपने ये चेक कर लिया कि क्या हर ट्रांजैक्शन का GDN नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड GDN है कि नहीं है, क्या उससे रिलेटेड परचेज ऑर्डर नहीं है, क्या ये ट्रांजैक्शन क्या ये चीज़ें 3-वे मैच, क्या ये सारी की सारी पॉपुलेशन में हो रही है कि नहीं हो रही, और जिन ट्रांजैक्शंस में नहीं हो रही आपने सिर्फ वो सेलेक्ट कर ली तो टेक्निकली स्पीकिंग आप 100%। अगर आपको सिस्टम पर रिलायंस
रिलायंस आ जाती है कि जी परचेज ऑर्डर के बगैर GDN नहीं बनेगा, GRN नहीं बनेगा, GRN के बगैर जो है परचेज इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगी, पेमेंट नहीं होगी, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और आपको सिस्टम पर रिलायंस है कि यूज़र के पास प्रिविलेज एक्सेस नहीं है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। इसी तरीके से होता है, CFO के पास राइट नहीं है कि वो सिस्टम में जाके कोई एंट्री कर सके। तो फिर इसका मतलब है कि मैं बैठ के ट्रांजैक्शन लेता हूँ और 50 सैंपल के 50 परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, GDN, GRN, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता हूँ। क्यों ना मैं सिस्टम में जाके डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ये देख लूँ कि क्या सारी की सारी ट्रांजैक्शन के ये 3 वे मैच पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। सही है, इससे मुझे रिस्क आइडेंटिफिकेशन में इनहेंस हो सकती है कि अच्छा जी ये वो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे परचेज ऑर्डर नहीं आ रहा, जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, तो क्यों पेमेंट नहीं, इसका मतलब फिक्टिशियस पेमेंट, फिक्टिशियस सप्लायर हो सकता है। सही है, तो मुझे रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। जो भी मेरे ऑटोमेटिव स्ट्रीमलाइन द टेस्टिंग बाय ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क विच इम्प्रूव्स बोथ एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं उसको ये किसी तरीके से जो है वो स्ट्रीमलाइन कर लेगा। तो ये आपको कहाँ हेल्प कर सकता है, ये आपको की रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई में हेल्प कर सकता है। और जब आपको इतने सारे फायदे उठाने हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव कि इस डेटा एनालिटिक्स का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सही है, डेलॉयट ने एक JE टूल निकाला था और बड़ा ज़बरदस्त टूल था, और वो टूल क्या करता था, आप उस टूल में GL डम्प डालें, वो आपको सेल्स, परचेस, रिसीवेबल, पेबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन, प्री पेमेंट्स, हर किसी के ग्राफ एनालिसिस सब कुछ करके दे देगा। प्लस आप सेलेक्ट करेंगे मुझे ये एंट्री सेलेक्ट करनी है, वो आपको एंट्रीज तक बता देगा। तो इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा कि जी अगर मैं कोई डेटा एनालिटिक्स टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सही है, तो आपने डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को। जब आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया तो फिर आपको डेटा को गैदर करना पड़ेगा, आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो डेटा है ये कंपनी का डेटा है, आपने जो टूल बनाया है क्या ये आपस में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, कंपनी के GL जब आ रहा होता है तो ट्रांजैक्शन आ रही होती है, फिर एक बड़ी सी लाइन आती है, फिर एक GL कोड आता है, फिर बड़ी सी ट्रांजैक्शन आती है। इसका मतलब इस डेटा को आपने ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इस डेटा को एक बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में जाके विदाउट एनी गैप्स वगैरह। ये फील्ड्स मुझे चाहिए, इसके अलावा ये फील्ड्स नहीं चाहिए। ये सारा का सारा डेटा आपको चाहिए होगा ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको। जब आप ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे तब जाके आप डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर सकेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कि मुझे बताओ कि इस बार जो है मेरी सेल्स कहाँ कहाँ पे हुई है, कितनी हुई है। सही है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो सकता है। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, मुझे बताओ क्या रीज़न है कि इस रीजन में जो है मेरी सेल्स कम हुई है। सही है, प्रिडिक्टिव एंड एडवांस एनालिटिक्स, और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मुझे बताओ कि आगे जाके कंपनी की सेल्स को तुम क्या देखते हो। सही है, ये वो टेक्निक्स है जो कि कंपनी भी अप्लाई कर रही होती हैं, बैंक्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं, और यही वो टेक्निक्स हैं जो कि आपका ऑडिट फर्म भी अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा जी ये रीज़न थी डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपको ग्राफ्स वगैरह आपको डिस्क्राइब करेगा कि जी यहाँ पे सेल्स कम हुई है, क्यों कम हुई है, ये रीज़न है। क्यों रीज़न ये है, बिकॉज यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमने कम करे थे, यहाँ पे टर्नओवर मेरे पास ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ मुझे छोड़ के गए थे, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा था, यहाँ के बैंक से जो मैंने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था लेट से। तो वो सारी की सारी चीज़ों को मर्ज करके देगा, बताएगा, और फिर उसके बेसिस आप प्रिडिक्ट करोगे अच्छा जी मार्केट तो अभी भी सैचुरेटेड है, US ईरान की वॉर भी चल रही है, तो आगे जाके भी इसकी सेल्स नहीं होगी, चलो मैनेजमेंट से बात करते हैं इम्पेयरमेंट। और फिर जब आप ये सारा काम कर लोगे तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क। और जब ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद आपके जो कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स विद इन द सिस्टम, मैनुअल कंट्रोल सपोर्टेड बाय द ICT, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल विद इन द सिस्टम है, क्या मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल विद इन द सिस्टम है कि जी एक परचेज ऑर्डर जब मैं सिस्टम में अप्रूव कर सकता हूँ, सिग्नेचर की जरूरत नहीं, मैं सिस्टम में अप्रूव का बटन दबाऊंगा, जैसे ही परचेज ऑर्डर अप्रूव होगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास जो है वो आ जाएगा कि जी ये परचेज ऑर्डर अप्रूव हो चुका है। जैसे ही सप्लायर माल लेके आएगा वो सिस्टम में देखेगा कि क्वांटिटी मैच कर रही है, जैसे ही मैच कर रही है वो भी अप्रूवल का बटन दबा देगा। जैसे ही वेयर हाउस डिपार्टमेंट अप्रूवल का बटन दबा देगा तो उसके बाद जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको पता चल जाएगा कि माल रिसीव हुआ है। जैसे ही सप्लायर की इनवॉइस आएगी वो भी अप्रूवल का बटन दबा देगा कि जी पेमेंट कर दो, और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसकी JB वगैरह जो है लेट से रिकॉर्ड कर लेगा। तो और मैं कंट्रोल्स में क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल में साल में से 25-30 ट्रांजैक्शन कोई भी हर महीने से 2-2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सिर्फ ये चेक कर रहा होता हूँ कि ये अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। भाई जब अप्रूवल हो ही सिस्टम से रही है तो तुम सिस्टम के अंदर घुसो और जाके चेक करो कि क्या तीनों कॉलम्स पूरे भरे हुए आ रहे हैं, कोई कॉलम मिसिंग तो नहीं है। क्या मतलब कोई कॉलम मिसिंग है, कोई कॉलम अप्रूवल के बगैर तो नहीं आ रहा। अगर अप्रूवल के बगैर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जी ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि अप्रूव नहीं हुई। तो यही फोकस करो ना, तुमने 100% कंट्रोल टेस्टिंग कर ली है। और फिर आगे जाके इसने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए ई-कॉमर्स के ऊपर। बिलो आर द कंसाइज एग्जांपल illustrating how ICT and data analytics address the specific risk in e-commerce, revenue recognition, running the daily sales data through machine learning,
टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड प्रीमेच्योरली और पोस्टेड जस्ट बिफोर द पीरियड एंड। सही है, तो इसका मतलब है कि जी आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपने डेटा एनालिटिक्स का टूल बनाया हुआ है, आपने एक आईसीटी बनाया हुआ है जो कि करता क्या है, जो कि सिस्टम के ट्रांजैक्शन को चेक करता है, रिव्यू करता है और ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि जी कहीं ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ी देर में बैंकिंग से भी लिंक करके दूंगा। फ्रॉडुलेंट रिटर्न्स, analyzing the returns data to spot customers with unusually high return rates और refunds processed outside the normal business hours। तो जितने भी fraudulent returns हुए होंगे तो उसके ऊपर आप डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हो कि मुझे बताओ कि जी सबसे ज़्यादा किस कस्टमर से मुझे रिटर्न आया है, सही किस टाइम पे आया है और सेल्स और उसमें और क्या अमाउंट का आया है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये fraudulent रिटर्न है, ये कभी सेल्स हुई नहीं थी, ये बस एक एंट्री पास की गई है fraudulent रिटर्न की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैचिंग द रियल टाइम इन्वेंट्री काउंट अगेंस्ट द ऑनलाइन सेल्स रिकॉर्ड्स टू डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसी और पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इन स्टॉक लेवल। सही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सेल्स हुई है 50,000 क्वांटिटी की तो इन्वेंट्री भी 50,000 क्वांटिटी से ही रिड्यूस होना चाहिए। सही है, तो अगर आप ये चेक कर लोगे कि जी जो जीटीएन में आपकी क्वांटिटी आ रही है और इन्वेंट्री में एक्चुअल जो क्वांटिटी रिड्यूस हुई है क्या वो वाकई में 50,000 क्वांटिटी से हुई है या नहीं भी, जो मैंने आपसे जीएल एनालाइजर की बात करी थी ईवाई की, इसके अलावा जो एनालिटिक्स टूल है वो आपको यहाँ तक काम करके दे सकता है। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, स्कैनिंग द order logs for suspicious IP address और duplicate credit card used across multiple accounts signaling the possible fraud, cyber security control। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपके पास किस चीज़ की, ई कॉमर्स की। इसकी मैं आपको एक बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बैंक्स में ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं तो बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन को बैठ के ये चेक करे कि क्या ये सस्पिशियस है या नहीं, क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एलिमेंट शामिल है कि नहीं। तो करा क्या बैंकों ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिस्टम बनाया और ये सिस्टम क्या था, इस सिस्टम को ये बेसिकली एक मशीन लर्निंग, इस सिस्टम को ट्रेन करा। सही है, और ये एक एआई टूल है। सही है, ये एक एआई टूल है, लेकिन एआई टूल से पहले एक मशीन को ट्रेन करा और मशीन को इस तरह से ट्रेन करके मशीन को अपना सारा पुराना डेटा वगैरह प्रोवाइड करा और उसको समझाया कि देखो यार अगर ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगी, आपने चेक करना है कि जी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, ये नॉर्मली किस किस टाइम पे ट्रांजैक्शन करता है, ये नॉर्मली कब कब ट्रांजैक्शन करता है, ये नॉर्मली कितने रुपये की ट्रांजैक्शन करता है, नॉर्मली इसके सप्लायर कौन होते हैं, नॉर्मली इसके पास ट्रांजैक्शन कौन सी होती है पीकेआर में, और अगर इसके बियॉन्ड कोई ट्रांजैक्शन होती है तो देखो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। और मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस तरीके से समझाता हूँ कि मैं तुम्हें 10 ट्रांजैक्शन दूंगा, ये 9 ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है और ये उसकी रीजन है। इस तरह मैं सिस्टम को ट्रेन करता रहता हूँ, फिर मैं नया डेटा देता हूँ उसको, नया डेटा देता हूँ तो फिर सिस्टम चेक करता है कि जी क्या ये ट्रांजैक्शन वाकई में सिस्टम सही आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता। सिस्टम सही आइडेंटिफाई करता है, मैं उसको रिवॉर्ड देता हूँ। रिवॉर्ड पेनल्टी एक सिस्टम होता है मशीन लर्निंग में। सही है, और अगर सिस्टम उसको सही आइडेंटिफाई नहीं करता तो मैं पेनल्टी लगाता हूँ कि नहीं तुमने सही आइडेंटिफाई नहीं करा, ताकि सिस्टम ट्रेन होता है और फिर रियल टाइम में जैसी ट्रांजैक्शन हो रही होती है सिस्टम फॉरन से फ्लैग कर देता है कि दिस इज़ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। सही है, तो ये डेटा एनालिटिक्स, ये मशीन लर्निंग, ये एआई, ये आईसीटी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और जैसे ही होगा तो आईसीटी है, जैसे सिस्टम ने फ्लैग करा, जैसे आपने ट्रांजैक्शन करी उस फॉरन से टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट हुई, जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग ने आइडेंटिफाई करा ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, उसने फॉरन से कम्युनिकेट करा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को। सही है, तो फॉरन से उसके सिस्टम में आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आईसीटी और डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होती है बच्चों। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। मैंने कोशिश ये करी कि मैं आपको बैकग्राउंड डिटेल में बताऊं कि जी हमारे पास ये डेटा एनालिटिक्स, आईसीटी, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। सही है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए। वो ऑल्दो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट मतलब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है बिकॉज हम C5 में ऑडिट का पर्चा देने जा रहे हैं, हम मैनेजमेंट का पर्चा देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उस चीज़ को भी मैंने डिटेल में कवर करा दिया आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि मैनेजमेंट को क्या काम करना होता है। और फिर उसके बाद ऑडिट में ये डेटा एनालिटिक्स, आईसीटी किस तरीके से यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, उसको भी हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।